हाय लबास्टर ड्रीमर्स, आज तारीख है 20 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज सैटरडे है तो आज हमारे पास कार्टून नहीं होता, तो आज हम कार्टून को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारे पास द हिंदू में भी बहुत विशेष रेलेवेंट आर्टिकल्स नहीं है डिस्कस करने के लिए। बट हाँ, एक थोड़ा सा आईआर से रिलेटेड आर्टिकल है, हम थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेते हुए हम उस आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस आर्टिकल में है क्या क्या मेंशन किया हुआ है। बेसिकली ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है जिसे हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन ब्रीफ कर देता हूँ कि मणिपुर में हुआ क्या है कि मेन जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको परचेस करना और उनके डिफेक्शन के रिगार्डिंग ही पूरा न्यूज़ है कि मणिपुर में होता क्या है कि बीजेपी को फेवर कर देता है कोई कोई एक कांग्रेस का एमएलए, और कांग्रेस के एमएलए को किया क्या कि उसको जो लीडर्स होते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह के, तो उनको करना क्या चाहिए, उनको डिसक्वालीफाइड कर देना चाहिए। लेकिन 3 साल हो गए उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया कि, और किसी एक मेंबर को डिसक्वालीफाई किया भी, वो भी कोर्ट के आदेश पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में अगर उसका कोई मेंबर अगर उसके अगेंस्ट में वोट दे देता है या वोट नहीं देता है तो बेसिकली उसे डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए। लेकिन जस्ट बीजेपी की इन्फ्लुएंस की वजह से मीन जो वहाँ का लीडर होता है उस पर्टिकुलर हाउस का, वो क्या करता है, वो उस पर्सन को 3.5 साल हो गए उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग पूरा पूरा पॉलिटिक्स है कि कौन किसको परचेस किया, फिर कौन किसके खेमे में चला गया, अब किसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। पूरा सिनेरियो वही है। ये वाला भी आर्टिकल वही है और सिमिलरली ये वाला भी आर्टिकल वही है। दोनों आर्टिकल मणिपुर के उस पॉलिटिकल क्राइसिस के रिगार्डिंग है कि वो 7 एमएलए हैं, 7 एमएलए को क्यों डिसक्वालीफाई नहीं किया है हाउस के लीडर ने, बस उसी के रिगार्डिंग पूरा पूरा आर्टिकल है। ठीक। अब नेक्स्ट वन आर्टिकल है जो इरेलीवेंट है, वो अगेन कि नंबर ऑफ केसेस कोविड-19 के बढ़ रहे हैं। ये तो यूज टू की बात हो गई है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस हो क्या रहा है कि कोई ना कोई स्टेट क्या हो रहा है कि एपी सेंटर बनी जा रहा है। अभी हमारे पास जो डिस्कस करने वाला आर्टिकल है वो है कोरियन क्राइसिस को लेकर के, जो यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है, और आईआर जो हमारा जीएस का सेकंड पेपर होगा उसके रिगार्डिंग बहुत बहुत ही रेलिवेंट है। मीन इसके क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं, और प्रीलिम्स में यहाँ इसके नियर अबाउट मीन मैप बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच का जो रिलेशन है 2008 से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ठीक। अब 2008 के बाद से हुआ क्या, सॉरी 2018 के बाद से, सॉरी 2018 के बाद से सब कुछ नॉर्मल है, बट 2018 के बाद से अभी राइट नाउ क्या हुआ कि दोनों के बीच में केस थोड़ा सा सीवियर हो गया है। अब इस साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम थोड़ा सा, आज टाइम है तो आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे चले जाएंगे कि आखिर ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मीन 1392 से लेकर के 1910 तक बेसिकली एक ही मीन पूरा पूरा स्टेट था, पूरी एक ही टेरिटरी थी। मीन दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइडेड नहीं थे, वो बेसिकली कोरियन पेनिनसुला के नाम से जाने जाते हैं। अब हम मैप में देख लेते हैं कि किसे कोरियन पेनिनसुला बोला जाता था। ये पूरा वाला अगर पूरा रीजन ले लें तो ये वाला रीजन, ये पूरा क्या था, कोरियन पेनिनसुला था। ये 1392 से लेकर के 1910 तक क्या होता है कि ये पूरा पूरा पार्ट रहता है, एक एक सिंगल यूनिट रहता है। ठीक है, अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति सब कुछ सेम था, कहीं कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब इसके पड़ोसी को डिस्टर्ब, जब इसका पड़ोसी आ जाता है इसे डिस्टर्ब करने के लिए। होता कुछ यूँ है कि जापान करता क्या है कि 1850 के बाद से इस कोरियन पेनिनसुला पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। और 30-35 साल तक क्या होता है कि इनडायरेक्टली जो यहाँ के रूलर्स हुआ करते थे पेनिनसुलर के, कोरियन पेनिनसुला के, उनको गाइड करता था, उनको रूल करता था। ठीक, जिस प्रकार से अभी क्या हो रहा है कि नेपाल कि जो नेपाल के लीडर हैं वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, चाइना के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो वैसे ही जापान के इशारे पर ये कोरियन पेनिनसुला का जो लीडर होता था वो पूरा पूरा काम किया करता था। अब मैकेनिज्म, अब ये जापान भी परेशान हो गया था कि क्या मैं किसी के द्वारा मैं यहाँ पर रूल कर रहा हूँ या फिर इनको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, क्यों ना पूरा के पूरा ये पूरा पूरा पेनिनसुला ही मेरा हो जाए। तो जापान यही करता है, जापान फटाफट फटाफट करता क्या है कि धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस की वजह से इस पूरे कोरियन पेनिनसुला पर अपना अधिकार कर लेता है।
1910 से लेकर के 1945 तक क्या होता है कि इस पूरे कोरियन पेनिनसुला पर जापान का अधिकार रहता है तब तक, जब तक कि 6 अगस्त 1945 पे अमेरिका ने जापान पर हमला नहीं कर दिया और जापान द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार नहीं गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने के बाद होता होता कुछ यूँ है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अब डिवाइड कैसे हो जाता है? बेसिकली हुआ यूँ कि सबको पता चल गया था कि अब तो जापान हारने वाला है। ठीक, तो जापान हारने वाला है तो दो दो फोर्सेस थी, एक था रसिया था, मेन उस वक्त का जो यूएसएसआर था वो, और अमेरिका। तो रसिया क्या चाहता था? बेसिकली अमेरिका का इंटरेस्ट अभी कोरियन पेनिनसुला पर आया नहीं था, बट रसिया की बाउंड्री नॉर्थ कोरिया से अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी लगती है। अब अमेरिका कहाँ पर बिजी था? अमेरिका जर्मनी को यूनिफाइड करने में, जर्मनी पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा हुआ था कि जर्मनी, क्योंकि बेसिकली क्या था कि जर्मनी एक पावरफुल स्टेट था, तो वहाँ पर अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो यूएसएसआर ने किया क्या कि सोचा कि नहीं चलो अब कोरियन पेनिनसुला पर अब मेरा अधिकार हो जाएगा 1945 के बाद से। तो करते क्या है, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, कम्युनिस्ट है, तो इन्होंने एक हिस्से पर अधिकार जमा लिया और एक हिस्से पर अमेरिका ने अधिकार जमा लिया। दोनों ने 38 पैरेलल डिग्री पर क्या किया कि इसे डिवाइड कर दिया। 38 पैरेलल डिग्री पर इसे डिवाइड करने के बाद बेसिकली दोनों दोनों क्या करते हैं कि पहले आपस में प्लान करते हैं। अमेरिका कहता है कि ठीक है यूएसएसआर भाई, हम दोनों करेंगे क्या कि इन दोनों को यूनिफाई करेंगे और ये लोग जैसा चाहेंगे उस तरीके से अपना रूल कर सकते हैं। अगर ये चाहे तो कम्युनिस्ट बनना चाहे तो कम्युनिस्ट बन सकते हैं, और अगर ये डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी बन जाते हैं। लेकिन होता कुछ यूँ है कि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है। ट्रस्ट डिफिसिट का मतलब दोनों पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह जाता। तो नॉर्थ कोरिया पर यूएसआर कहता है कि अब यहाँ पर कम्युनिस्ट का शासन होगा, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। अमेरिका कहता है कि नहीं, अब साउथ कोरिया में क्या होगा कि साउथ कोरिया में अब मेरा लीडर होगा और वो क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक अलायंस होगा, वहाँ पर कैपिटलिस्ट मेन आइडियोलॉजी चलेगी, ना कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए किया क्या कि इन्होंने यहाँ पर एक री नामक एक लीडर को साउथ कोरिया में बैठा दिया। अब अमेरिका ने साउथ कोरिया में री नामक लीडर को बैठाया तो यूएसएसआर चुप कहाँ बैठने वाला था, उसने भी एक एलिशन नामक पर्सन को, मैंने कम्युनिस्ट लीडर को नॉर्थ कोरिया में बैठा दिया। बोला कि अब आज से नॉर्थ कोरिया क्या हो जाएगा कि एक कम्युनिस्ट कंट्री हो गया। अब डिवीजन तो हो गया कि किसने डिवाइड किया, यूएसएसआर और अमेरिका ने, दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब 38 पैरेलल डिग्री, 38 पैरेलल बिल्कुल बिल्कुल यहीं से जाती है। अभी राइट नाउ तो ये वाली बाउंड्री नहीं है, ठीक, लेकिन उस टाइम रहा करती थी। दोनों ने डिवाइड कर लिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, अपना अपना लीडर डिसाइड कर लिया। लेकिन अमेरिका क्या करता था, अमेरिका साउथ कोरिया को सारी टेक्नोलॉजी तो देता था लेकिन हथियार नहीं दिया करता था। लेकिन जो यूएसएसआर हुआ करता था, मीन वो कुछ नहीं देता था लेकिन हथियार जरूर दिया करता था नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया का लीडर जो इलिशन था वो कहता था कि ये पूरा कोरियन पेनिनसुला 1392 से लेकर के 1910 तक तो ये पूरा एक था, तो ये दो भागों में कैसे डिवाइड हो सकता है। मीन एलिशन कहता था, कम्युनिस्ट वाले कहते थे कि ये डेमोक्रेटिक वाले गलत हैं और डेमोक्रेटिक वाले कहते थे कि ये कम्युनिस्ट वाले गलत हैं। तो इन्हीं दोनों को लेकर के हुआ क्या कि विभेद स्टार्ट हो गया और 1949 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। अब नॉर्थ कोरिया को सारे हथियार AK-47 वगैरह यूएसएसआर से मिला करते थे लेकिन अमेरिका से नहीं मिला करता था, अमेरिका से किसी प्रकार का कोई भी हथियार मिला नहीं करता था। तो इसकी वजह से साउथ कोरियन की फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। अब जैसे ही देखता है अमेरिका, देखता है कि नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिल रहा है यूएसएसआर का, तो अमेरिका चला आता है, कहता है कि नहीं अब तो मुझे भी साउथ कोरिया की मदद करनी पड़ेगी। तब से लेकर के अभी तक जो सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं साउथ कोरिया के, वो पूरा अमेरिका संभालता आया है। मीन साउथ कोरिया पैसे तो देता है अमेरिका को, पैसे तो खर्च करता है, लेकिन अमेरिका के सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पर बैठे रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हिस्ट्री कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कैसे डिवाइड हुए। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर भी रेज होता है कि जब यहाँ पर जापान का पूरा इन्फ्लुएंस था तो ये रसिया यहाँ पर आया ही क्यों, रसिया ने इस पूरे कोरियन पेनिनसुला पर अधिकार ही क्यों जमाना था। जब अमेरिका इंटरेस्ट नहीं ले रहा था तो रसिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा था। इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है कि 1904 और 1905 में रसिया और जापान के बीच में होता है युद्ध और जापान उसमें जीत जाता है। जापान जीता कैसे है, क्योंकि रसिया के पास बहुत बड़ी फोर्स थी। तो रसिया को क्या लगता था कि वो जब चाहेगा तब जापान को हरा देगा। बिल्कुल वैसा वो कर भी सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों के बीच में होता क्या है कि ट्रस्ट डिफिसिट होने की वजह से लड़ाई स्टार्ट होती है।
रसिया के मीन जो उस वक्त के यूएसएसआर था वहाँ पर जार का शासन हुआ करता था। तो जार चाहते क्या थे कि बिल्कुल साउथन वाले रीजन में रसिया का या जो यूएसएसआर का जो साउथन वाला रीजन है पूरा के पूरा, कह रहे वहाँ पर क्या हो जाए, बेसिकली आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि एक इधर वाले रीजन वाले बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बाउंड्री लगती है। तो इस वाले रीजन में क्या था कि वो चाहते थे कि एक रेल रोड का निर्माण हो जाए। अब रेल रोड का निर्माण करने के लिए जार ने एक बहुत बड़ी फौज यहाँ पर भेज दी मीन बेसिकली काम करने के लिए। लेकिन जापान को क्या लगा कि अरे नहीं, ये तो कोरियन पेनिनसुला के थ्रू आ रहे हैं पूरा पूरा का यहाँ पर किस पर अधिकार करने के लिए। तो जापान को जब ये समझ में आता है कि जो जार है ये यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला पर अधिकार जमाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लुएंस किसका था, इन्फ्लुएंस था जापान का, तो जापान को पसंद नहीं आता। तो जापान के बीच में और यूएसएसआर के बीच में, दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई। उस वक्त यूएसएसआर पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त जार का शासन हुआ करता था। अब जार के पास सब कुछ होने के बावजूद, जार के पास सब कुछ होने के बाद वो अपनी आर्मी को भेज नहीं पाता, क्योंकि जितनी भी उसकी मिलिट्री थी, जितनी भी उसकी सुपर पावर था या जो कुछ भी था उसके पास, वो सब कुछ कहाँ पर था, मास्को में था। और मास्को से अपनी फौज को यहाँ तक बिल्कुल साउथन वाले रीजन तक भेज नहीं पाया, क्योंकि रसिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी टेरिटरी है उसकी। तो इसकी वजह से वो जापान के साथ वो युद्ध पूरी तरह से हार जाता है, क्योंकि इस वाले रीजन से जब वो अपनी फोर्स भेजने की कोशिश करता है तो उस वक्त ब्रिटेन ने रोक दिया, ब्रिटेन पास नहीं होने देता मलक्का वाले रीजन से। तो उसकी वजह से यूएसएसआर अपनी पूरी फौज को भेज नहीं पाया जापान से लड़ने के लिए, और जापान अपनी पूरी पूरी ताकत से रसिया को हरा देता है। अब उस हार का बदला लेने के लिए जब 1945 में जब ये जापान हारने लगता है, तो रसिया कह रहा है कि कोरियन पेनिनसुला पर कह रहा है कि जो उस वक्त मैं अधिकार नहीं जमा पाया था, आज मैं वो अधिकार जमाऊंगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कोरियन पेनिनसुला पर रसिया या जो यूएसएसआर होता है वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। राइट, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अभी जो सिनारियो है वो कुछ है कि काइसोंग नामक एक रीजन है, कहाँ पर, ये नॉर्थ कोरिया में काइसोंग नामक रीजन है। एक पूरा आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक कैपिटल जोन होता है ना, कि जहाँ पर पैसे वगैरह खर्च करके आप बेसिकली एक प्रकार की इंडस्ट्री को साउथ कोरिया ने डेवलप किया है। साउथ कोरिया ने पूरी पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर दी ताकि नॉर्थ कोरिया वालों को क्या मिल सके, नौकरी मिल सके। तो लियासन नामक एक बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं साउथ कोरिया वाले। अब लियासन नामक एक बिल्डिंग है कहाँ पर, नॉर्थ कोरिया में। अब नॉर्थ कोरिया में लियासन नामक बिल्डिंग को अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने किया क्या कि उसे एबॉलिश कर दिया, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह है कि नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में ये साउथ कोरिया वाले क्या करते हैं कि गुब्बारे पे हमारे लीडर के खिलाफ लिख लिख करके भेजते हैं, और हमारे लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी लीडरशिप है वो बहुत ख़राब है। तो नॉर्थ कोरिया इसके लिए साउथ कोरिया को जिम्मेदार ठहराता है। मीन्स साउथ कोरिया वाले, कुछ लोग नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भाग कर चले आए। अब जो लोग भाग करके चले आए हैं, अब वो अपने लोगों को मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। तो अब मैसेज तो भेज नहीं सकते, क्योंकि फ़ोन तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो है नहीं। तो करते क्या कि गुब्बारों की मदद लेते हैं, कि गुब्बारे होंगे क्या कि हवा के थ्रू नॉर्थ कोरिया में चले जाएंगे, और जब गाँवों में जाकर गिरेंगे तो उनके लेटर्स वहाँ के लोगों तक पहुँच जाएगा, और उनको पता चलेगा कि बाहरी दुनिया है कैसी। ठीक, अब इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए किम नॉर्थ कोरिया को बहुत बुरा लगता है। कहता है कि ये क्या बात हुई कि आप क्या पूरी तरह से बॉर्डर को क्रॉस करके आप हमारे ही लीडर के अगेंस्ट में लेटर्स आप भेज रहे हो हमारे लोगों के खिलाफ। तो नॉर्थ कोरिया को ये बात बुरी लग रही, साउथ कोरिया को बोलता है आपको ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए। लेकिन साउथ कोरिया कहता है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, और मैं इंटेंशनली ये काम नहीं करता हूँ, आप ही के लोग आए हैं और वही ऐसा ये सारा काम करते हैं, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश थी, करीब 40 हॉटलाइन वो है इस्टेब्लिश्ड हैं नॉर्थ कोरिया के बीच में और साउथ कोरिया के बीच में। तो नॉर्थ कोरिया ने लियासन नामक बिल्डिंग, जो कि साउथ कोरिया के द्वारा बनवाया गया था, किस लिए बनवाया गया था, ताकि प्रॉपर एक कम्युनिकेशन डेवलप हो सके। और काइसोंग नामक एक जो इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किया गया था साउथ कोरिया के द्वारा। साउथ कोरिया ने क्या किया था कि एक इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किया, ताकि नॉर्थ कोरिया के लोग क्या सकें कि वहाँ से पैसे अर्न कर सकें, उनकी स्थिति सुधर सके, क्योंकि वहाँ पर मॉर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो साउथ कोरिया ये सारे काम करने के लिए, नॉर्थ कोरिया को अपना दोस्त बनाने के लिए वो सारे काम करता है। तो लैंड तो नॉर्थ कोरिया का है, लेकिन बिल्डिंग किसने बनाई, साउथ कोरिया ने। वो पूरा इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किसने किया है, साउथ कोरिया ने। पैसा किसने खर्च किया, साउथ कोरिया ने। लेकिन नौकरी वहाँ पर कौन करता है, वहाँ पर जॉब कौन करता है, वहाँ पर नॉर्थ कोरिया वाले करते हैं। बट स्टिल इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है कि जो हमारे लीडर्स हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हो
कि अपशब्द बातें या झूठी झूठी अफवाहें आप लेकर के आप मेरे लीडर का मजाक उड़ाते हो। इसकी वजह से जो पूरा कम्युनिकेशन चैन था जो साउथ कोरिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब ये वाला रीजन अब थोड़ा इसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि यहीं पर है 38 डिग्री पैरेलल की एक बाउंड्री है। तो अभी सियोल को थोड़ा सा अगर आप क्रॉस करोगे तो इस वाले रीजन में बॉर्डर से जो डीमिलिटराइज जोन है 4-4 किलोमीटर का, कह रहे इसी रीजन में ये लियासन नामक बिल्डिंग बनाई गई थी। तो इस लियासन नामक बिल्डिंग को क्या किया कि नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योगोंग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। तो सियोल और प्योंगोंग के बीच में कोई भी अभी राइट नाउ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो यही एक सिंगल आर्टिकल था जो काफ़ी रेलिवेंट था डिस्कस करने के लिए। मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया और आज का जो सिनेरियो चल रहा है कि किसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट या ट्रस्ट डिफिसिट स्टार्ट हो गया है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।